नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड आफ्टर इम्यूनाइजेशन टू चेक प्रिवेंशन फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है तो उसके सीरम में हम क्या चेक करेंगे जिससे हमको पता चले कि इम्यूनाइजेशन ठीक से हो चुका है, अच्छे से हो चुका है। ऑप्शन है आईजीएम एंड एचबीसी, ऑप्शन सेकंड है एंटी एचबीएसएजी, ऑप्शन सी है एचबीएसएजी और ऑप्शन डी है एचबीईएजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एंटी एचबीएसएजी। जो हम वैक्सीन देते हैं, जो वैक्सीनेशन हम करते हैं उसमें क्या दिया जाता है, एचबीएसएजी एंटीजन दिया जाता है। मतलब कि क्या होता है, एक तरीके से हेपेटाइटिस बी के लिए हम जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे बनाई हुई वैक्सीन देते हैं। तो उसमें जनरली क्या जाता है, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन जाता है। जब आप इम्यूनाइजेशन के बाद टेस्ट लगाओगे तो हो सकता है एचबीएसएजी भी क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमको क्या चेक करना है, उसकी प्रिवेंशन या फिर उसकी इम्यूनिटी चेक करनी है कि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और वो हम किसे चेक करेंगे, एंटीबॉडी से। और एंटी एंटी मतलब एंटीबॉडी, तो एंटी एचबीएसएजी ये क्या है, हेपेटाइटिस का जो सरफेस एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो ये हम चेक करके क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन अच्छे से हो चुका है या फिर नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 19th क्वेश्चन है, हार्ट फेलियर सेल्स आर मैक्रोफेजेस दैट कंटेन्स। जो हार्ट फेलियर सेल है वो एक मैक्रोफाज का नाम है और ये मैक्रोफाज कहां पर होती है, लंग्स में। पूछा गया कि इनके अंदर क्या होता है, क्या इनके अंदर कार्बन होता है, हीमोसिड्रिन होता है, लिपिड होता है या फिर बिलिरुबिन होता है। हार्ट फेलियर का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, लिपिड। लेकिन इस क्वेश्चन का लिपिड आंसर नहीं है। अगर किसी को पता है कि मैक्रोफाज लंग्स में होती है ये वाली, तो अपने दिमाग में आएगा कार्बन, लेकिन इसका आंसर कार्बन भी नहीं है। बच गए दो, हीमोसिड्रिन और बिलिरुबिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा हीमोसिड्रिन। ये जो हार्ट फेलियर मैक्रोफाज जो है लंग्स के अंदर, ये क्या करते हैं, आरबीसीज को इनगल्फ कर देते हैं और इसी वजह से इनके अंदर क्या मिलता है, हीमोसिड्रिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इज परफॉर्म्ड। ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें वैक्सीनेशन पोस्ट एक्सपोजर, मतलब कि एक्सपोजर उस वायरस का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हो जाता है उसके बाद वैक्सीनेशन किया जाता है। ऑप्शंस हैं रेबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेबीज। जैसे आपने देखा, अगर आपको किसी डॉग ने काट लिया तो हम क्या करते हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं, किसका, रेबीज का। तो रेबीज के लिए पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, बाकी सभी के लिए नहीं करवाते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइट इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है उसमें हम किस टाइप की लाइट यूज करते हैं, क्या हम विजिबल लाइट यूज करते हैं, यूवी लाइट करते हैं, इंफ्रारेड या फिर एक्सरे। तो जो अपने पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है उसमें जो हम इनपुट देंगे लाइट का वो किसका देंगे, यूवी लाइट का देंगे। और जो हमको रिजल्ट मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, विजिबल लाइट की फॉर्म में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। मतलब कि हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी लाइट कर रहे हैं, यूवी लाइट यूज कर रहे हैं। हम उनको देख पा रहे हैं फ्लोरोसेंस को, तो वो क्या है, उसके रिजल्ट है विजिबल लाइट। ठीक है, रिजल्ट किस में मिलेंगे, विजिबल लाइट में। इनपुट क्या है अपनी, यूवी लाइट। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यूवी लाइट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। ऐसे रिसिपिएंट जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है उनके अंदर इनमें से कौन सा इन्फेक्शन कॉमनली देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, साइटोमेगालोवायरस या फिर एप्स्टीन बार वायरस। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, साइटोमेगालो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑब्जर्व्ड इन मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो कि इंसुलिन का इफेक्ट माना जाता है। क्या इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है या ग्लाइकोलिसिस को कम कर देता है
ग्लूकोज अपटेक जो है सेल के द्वारा उसको डिक्रीज कर देता है या फिर कीटोजेनेसिस को कम कर देता है। तो देखो, जो इंसुलिन है जो इंसुलिन है उसका काम है ब्लड शुगर के लेवल को ब्लड शुगर के लेवल को कम करना। अब कम अगर करना है तो उसको कम अगर करना है तो ग्लाइकोलाइसिस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा होगी तो ग्लूकोज जल्दी टूटेगा और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज तो इसको कम करना है, शुगर तो कम करना है, तो ग्लूकोज की बनने की जो प्रोसेस है उसको ये क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है। उसके बाद है अगर हम बात करें अपटेक, ग्लूकोज अपटेक बाई सेल, इसको ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये चाहता है कि जो ब्लड में शुगर है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाए और जल्दी से जल्दी कम होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो कि सेल जल्दी जल्दी इसको अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे और ब्लड में क्या रहे, शुगर का लेवल जल्दी से कम हो जाए। तो ये ग्लूकोज अपटेक जो है सेल का उसको बढ़ा देगा। और तीसरा और चौथा कीटोजेनेसिस, जो कीटोजेनेसिस है उसको इंसुलिन कम कर देता है। कैसे, जब भी हम पढ़ते हैं कि अगर किसी की मान लेते कोई पेशेंट है किसका, डायबिटीज का, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो डायबिटीज का पेशेंट है उसमें इंक्रीज्ड कीटोन बॉडीज आते हैं। ये हम पढ़ते हैं कि शुगर और कीटोन बॉडीज दोनों बढ़ जाते हैं कब, जब किसी की शुगर लेवल हाई रहता है। हाई शुगर होने का मतलब है कि वहां पर इंसुलिन सप्लाई कम है या इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा तो कीटोन प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो सोचो, अगर इंसुलिन काम करेगा तो कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो ये क्या कर रहा था, कम कर रहा था, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी है डिक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस, नहीं, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज। ऑप्शन सी डिक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, नहीं, ये सेलुलर अपटेक को बढ़ाता है कि सेल क्या करे, जल्दी से जल्दी ब्लड शुगर को अपने अंदर ले जाए और ब्लड शुगर को कम करने का वो काम करे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन डी। कीटोजेनेसिस को रिड्यूस करने का, डिक्रीज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। यही आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इफेक्ट इंसुलिन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेमिनिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, जो लेमिनिन नाम की प्रोटीन है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, बेसल मेम्ब्रेन, गोल्जी प्लेटस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बेसल मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर लेमिनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके साथ कंफ्यूजिंग वर्ड जो था यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वहां पर लेमिना ए नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो लेमिना ए इज अनदर थिंग एंड लेमिनिन प्रोटीन इज अनदर थिंग। तो लेमिनिन प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होती है, बेसल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है hemolyzed सीरम सैंपल रिजल्ट्स इनटू फॉल्स इंक्रीज्ड रिजल्ट ऑफ, अगर सीरम सैंपल हीमोलाइज्ड है, अगर आरबीसी टूट चुके हैं तो इनमें से किसका रिजल्ट इंक्रीज्ड आएगा, झूठा वो भी, मतलब कि इनमें से किसकी वैल्यू बढ़ी हुई आएगी जो कि एक्चुअल में बढ़ी हुई नहीं होगी। ऑप्शंस हैं सोडियम, फोस्फोरस, यूरिया या फिर क्लोराइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फोस्फोरस। अगर कोई हीमोलाइज्ड सीरम सैंपल है और उसका फोस्फोरस हमने एस्टिमेट कर लिया तो उसकी वैल्यू फॉल्स इंक्रीज्ड आएगी। क्यों, देखो सोडियम और क्लोराइड दोनों आउटर साइड में पाए जाते हैं, मतलब कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। तो मतलब कि सेल टूटने का इनके ऊपर, आरबीसी के टूटने का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा किसका असर, फोस्फोरस का। यूरिया वैसे ही लीवर में सिंथेसाइज होता है, तो यूरिया लीवर वाली सेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। आरबीसी के अंदर यूरिया का कोई फंक्शन आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा हो कि यूरिया मतलब कि आरबीसी टूटने से यूरिया बाहर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो
यहाँ पे हमने देखा कि हीमोलाइज्ड आरबीसी अगर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अपीयर्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स टू, मतलब कि किसी भी पर्सन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। कितना कम? लेस देन 70 mg पर डीएल, लेस देन 45 mg पर डीएल, लेस देन 110 mg पर डीएल, या फिर लेस देन 150 mg पर डीएल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी। लेस देन 45 mg पर डीएल अगर शुगर किसी की है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल रेंज जो होती है शुगर की वो होती है 70 टू 110 mg पर डीएल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 70 से कम होते ही उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सिम्टम्स कब आने स्टार्ट होंगे? लेस देन 45 mg पर डीएल जब उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ सीरम एल्बुमिन इज, जो नॉर्मल सीरम एल्बुमिन है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा एल्बुमिन या फिर सीरम एल्बुमिन, दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या रहेगी? ऑप्शंस दिए गए हैं 2.5 टू 3.5 mg पर डीएल। नेक्स्ट है 3.5 टू 5.0 mg पर डीएल। थर्ड ऑप्शन है 2.5 टू 3.5 ग्राम पर डीएल, और फोर्थ ऑप्शन है 3.5 टू 5.0 ग्राम पर डीएल। तो दो ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली है। दूसरा जो डिफरेंस देखने को मिला वो किस में है? यूनिट में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ग्राम पर डीएल यूनिट वाली रहेगी और वैल्यू कितनी रहेगी? 3.5 टू 5.0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड इनमें से कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जिसको हम कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर दो पार्ट देखने को मिलेंगे। दो पार्ट कौन से? एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट मिलते हैं वो क्या है? पेनक्रियास। उसके बाद जो थायराइड, पिट्यूटरी और सलाइवरी ग्लैंड है ये मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल नहीं है। थायराइड ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो पेनक्रियाज है वो क्या है? एक्सो और एंडो दोनों का काम करती है। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या रिलीज करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज करता है। लेकिन जो अपने पास एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करता है? पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करने का काम करता है। तो जो पेनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है या फिर कंपाउंड ग्लैंड है या फिर एक ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स होती हैं। मेमरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और लीवर भी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो एड्रेनलिन है, जो एड्रेनल ग्लैंड है वो किसका एग्जांपल है? एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है जो कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन नाम के हार्मोन सिक्रीट करती है और किडनी के पास ये प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर रहेगा? एड्रेनल ग्लैंड रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल यूजुअली नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। नॉर्मली यूजुअली ऐसी इनमें से कौन सी सेल है जो कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म में देखने को नहीं मिलती? प्लेटलेट्स ये देखने को मिलती है। रेटिकुलोसाइट्स का काउंट कम होता तो ये देखने को यूजुअली नहीं मिलती। उसके साथ साथ आरबीसी और लिम्फोसाइट को भी हम आसानी से पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन रेटिकुलोसाइट है वो नॉर्मली हमको
पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने को नहीं मिलती। तो ये हमने अभी डिस्कस किए हैं 1 to 30 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 31 to 60 हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको इनके अलावा कोई क्वेश्चन याद है तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में विद ऑप्शंस छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 30 क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।